और आपको बता दें 9 बजे तक कितना वोट परसेंट हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 11.67% मतदान हो चुका है। इसके अलावा अगर बिहार की बात करें तो 9 बजे तक 10.18% मतदान की खबर आ रही है। आंध्र प्रदेश में अब तक 9.05% वोटिंग हो चुकी है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 5.07% मतदान हुआ है। झारखंड में 11.7% तक वोटिंग हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 14.97% मतदान। इसके अलावा महाराष्ट्र में 6.45% मतदान, यानी महाराष्ट्र में अभी तक 9 बजे तक के आंकड़े देखें तो ये मानी कम मतदान हुआ है। बिल्कुल, लेकिन जम्मू कश्मीर का ये जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है, प्रोफेसर कपिल कुमार एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं सौरभ दुबे जी का रुख करूंगी क्योंकि एक भी ओपनिंग कमेंट नहीं हुआ। ये आंकड़ा क्या कह रहा है? देखिए, आंकड़ा जो ये कह रहा है अभी 5 बजे है, मतलब 9 बजे हैं, अभी लोग उठे हैं। वहाँ की क्लाइमेट कुछ और है, यहाँ वाली क्लाइमेट नहीं है कि गर्मी से बचने के लिए लोग जो है सुबह सुबह वोट डालने पहुंच जाएं। तो मेरे हिसाब से अभी ये आंकड़ा वहाँ पे बढ़ेगा। दूसरा एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, जिस तरीके के कैंडिडेट वहाँ खड़े हुए हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए अलगाव भी है वहाँ पे लोगों के बीच में। कि वो अभी 2 दिन पहले ही फिर पाकिस्तान की बात कर रहा था, दोनों अब्दुल्ला जो है। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या हो रहा है वो आप खुद देख रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है। तो कश्मीर का वोटर भी बेवकूफ़ नहीं है, वो भी हालत को समझता और देखता है, तो इसलिए वो भी जानता है कि उसको क्या कर रहा है। मैं एक चीज़ यहाँ पे और कहना चाहूँगा, जो मैंने उस दिन भेजा भी है लिख करके, कि देखिए इलेक्शन के दिन को छुट्टी नहीं मनाना चाहिए। ये छुट्टी नहीं दी गई है आपको, उस दिन आपको दफ्तर आने से मुक्त किया गया है, इसलिए कि आप जाके अपना वोट डालें, जो आपका एक अधिकार है वोट डालने का। और मेरा ये मानना है, नागर जी, इसके लिए मैं संविधान में संशोधन चाहूंगा कि जो सुन लीजिए कि जो व्यक्ति जो घर पे बैठ जाते हैं इस दिन या घूमने और तफरी लेने चले जाते हैं, अगर वो अगले दिन ऑफिस आते हैं और उनकी उंगली पे वोट डालने का निशान नहीं है तो उनकी पूरी 1 हफ्ते की छुट्टी काटी जाए। मतलब आप बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है, बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है आप। अभी तक के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वोट परसेंट सामने आ रहा है, हम आपके पास लौटेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, और बड़ी खबर है हैदराबाद। जी हाँ, हैदराबाद का चुनाव बेहद दिलचस्प, और इस बीच प्रत्याशियों की जुबानी जंग भी लगातार जारी है। माधवी लता बीजेपी की उम्मीदवार ओवैसी के सामने, उनकी तरफ से बयान सामने आया जब वोट डालने पहुंची। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी खत्म करेंगे, देश की जनता बदलाव कर रही है। ये ओवैसी ने कहा, तो माधवी लता ने कहा कि गुंडागर्दी को खत्म करेंगे। जरा सुनिए क्या कुछ कहा गया। मजहब से हटके लोग तरक्की के बारे में सोच रहे हैं, भड़काऊ भाषण से हटकर लोग अमन के बारे में सोच रहे हैं, और गुंडागर्दी से हटकर जिन्होंने इनको सताया है उस डर से बाहर निकलकर हटकर लोग पहली बार स्वेच्छा देख रहे हैं, हिम्मत देख रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो मुस्कुराहट शायद मुझे लगता है उन पर। मैंने अपने हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी का हर मतदाता का दिल जीत लिया है। अभी वोट उसका एक रिजल्ट है। मुझे पता है मेरे सारे भाइयों और बहनों आज निकलेंगे 40 साल का इस गुंडा राज को खत्म करने के लिए। जब उनकी पार्टी ने खुद ये कहा था कि मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, अब नहीं मालूम नरेंद्र मोदी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। जीतेंगे या नहीं जीतने पर भी वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं मालूम। तो ये तो उन्होंने तो अपने पार्टी के लीडर्स को किया है, बट ये उनकी पार्टी का फैसला है, मैं उस पर तबसरा नहीं करूँ। तो असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता को आप यहाँ पर सुन रहे थे, लेकिन पिछले 40 सालों से प्रीति पांडे जी गढ़ रहा है AIMIM का अगर कहें, और सांसद अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो 2004 से हैं लगातार, और लगातार वो मार्जिन भी आपने देखा कि किस तरह से एक रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया। अगर हैदराबाद में हम देखें तो असदुद्दीन एक अपने आप में फैक्टर है, लेकिन वहीं माधवी लता को अगर देखें तो वो काफी एग्रेसिवली हमने देखा उनका कैंपेन उन्होंने किया। मैं खुद उनसे गई, उनसे बातचीत की, तो हमने देखा कि किस तरह से लोग उनसे मिल रहे हैं। क्या चार मीनार ओवैसी साहब के पिताजी वहां से लड़ते रहे कई वर्षों तक, कई बार वो वहां से सांसद रहे। ओवैसी साहब करीब 4 बार से वो भी सांसद हैं।
अब ये पिछले इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। माधवी लता का अगर आप सोशल कर, बेशक वो पॉलिटिशियन नहीं रही हैं, राजनीतिक में नहीं उनका कोई लेना देना रहा है, लेकिन अगर आप हैदराबाद में जो उन्होंने सोशल वर्क किया है, चाहे वो मेडिकल लाइन में, चाहे वो मुस्लिम बेटियों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानती कि अगर आप राजनीति परिवार से नहीं आते हैं, क्योंकि एक तो हमारे सेक्टर से, तो मुझे बहुत खुशी है कि एक सोशल वर्कर, एक सोशल एक्टिविस्ट आज जो है वो हैदराबाद में इतनी कड़ी चुनौती दे रही हैं। मैं ये नहीं कहती कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन इतने सालों के इतने मजबूत गढ़ जो ओवैसी साहब के परिवार का है, उनको हिला तो माधवी लता उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है उस तरह से। इंटरव्यूज देखेंगे तो उनके चुनावी रैली में सिर्फ हिंदू नहीं, मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बेटियां नकाब पहन के, बुर्का पहन के इनके समर्थन में खड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि माधवी लता एक बहुत टफ कंपटीशन तो वहां दे ही रही है, और ये बड़ी बात नहीं होगी कि वो जीत भी जाए वहां से। दुष्यंत नागर जी, आप किसकी तरफ खड़े हैं? आपके पास हम लौटेंगे, किसको जिताना चाहते हैं, लेकिन सौरभ दुबे से एक बार हम जान लेते हैं। सौरभ दुबे जी, आपको लगता है, क्योंकि अगर हम देखें हैदराबाद में तो मुस्लिम वोटर्स निर्णायक है, वहां पर 60-40 का रेशो है, तो क्या वाकई माधवी लता ओवैसी के लिए आपको एक बड़ी चुनौती दिखाई देती है? देखिए, सबसे पहले तो आज चौथे चरण का मतदान है, और जितने भी मतदाता हैं वो अपने अधिकारों का और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस देश के लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए अपना वोट जितना सुबह हो सके बिना जलपान की अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से अभी आप बात कर रही हैं मुस्लिम और हिंदू वोट परसेंटेज की, एक ऐसा समीकरण हमने रामपुर में भी देखा था जहां पर लगभग 55% आबादी जो है मुस्लिम की थी, लेकिन वहां पर जो है इस बार जो चुनाव जीते हैं वो हिंदू कैंडिडेट हैं और भारतीय जनता पार्टी का। मुझे लगता है ठीक उसी प्रकार का खेल जो है वो हैदराबाद के अंदर होने वाला है, क्योंकि कुछ वहां पर जो बहुत सारे फर्जी वोटर थे, इस बार उनका सफाया किया गया है। ये मुद्दा भी उठा था, बिल्कुल वो निकल करके आए हैं, तो मुझे लगता है इसका शुद्ध रूप से फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से लोकतंत्र और संविधान की बात की जाती है, मैं कह रहा हूं कि 140 करोड़ जनता के लिए पिछले 10 वर्षों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का विकास हुआ, और तीसरी बार जब चुन करके आएंगे तो विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति, नागर साहब ध्यान से सुनिए, आपसे इत्तेफाक नहीं रख रहे हो, तीसरी बार चुन के आएंगे तो तीसरी आर्थिक शक्ति बनेंगे। अंदर से उनको मेरे पे विश्वास है, वो समझ रहे हैं, बाहर से वो विरोध कर रहा है, नागर साहब मैं जानता हूं। अब दूसरी बात सुनिए, जिस प्रकार से आप लोग बात करते हैं जाति जनगणना की, जब इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ रही थी तो ये नारा क्यों दिया गया कि जात पर न पात पर वोट लगेगी हाथ पर, तब ये नारा दिया उस समय, और आज आपको जाति जनगणना चाहिए। आप संविधान की बात करते हैं, मुझे बताइए, जब इस सत्ता के सिंहासन पर एक ही परिवार जो है लगातार शासन करता रहा, और उस परिवार का बयान क्या आता है कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, यह क्या लोकतंत्र के विरोध में नहीं था? यह क्या संविधान को खत्म करने वाला बयान नहीं था? और आज आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाते हैं, जो स्वयं आकर के कहते हैं कि कोई भी आ जाए, स्वयं बाबा भीमराव अम्बेडकर भी अब इस संविधान के अंदर परिवर्तन नहीं ला सकते। तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर विश्वास हो नहीं हो। 140 करोड़ इस देश की जो जनता है वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के मोदी गारंटी पर विश्वास करती है। और आप लोग एक बात समझ लीजिए, ये जो चुनाव की वोटिंग हो रही है ना लगातार, आपके नेता नदारा दें गायब है, लगातार कोई रैली में दिख रहा है क्या? सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी दिख रहे हैं, बाकी आपके न राहुल गांधी जी कहीं नहीं दिख रहे हैं। सर, मैं लौटूंगी, एक बार जरा ग्राउंड पर भी हमें जाना होगा। रैली में भीड़ नहीं, अकेले हैं। एक बार जरा चलो आप रैली पर जरा जाती हूँ, उसके बाद वापस स्टूडियो आऊंगी। ठीक है सर, बस मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा हैदराबाद के बारे में। ठीक है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी जी दोनों कड़वी बातें कह रहे हैं, मतलब हीट, गर्मी पैदा कर रहे हैं माहौल में। जीत कौन रहा है? प्रत्याशी है वहां समीर का मतलब ही ठंडक है, जो अच्छा माहौल बना रहे हैं।